राम राम जी, मैं हरीश चौधरी स्वागत करता हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली इतिहास से। आज हम बातचीत करेंगे नंबरदारी के ऊपर, नंबरदारी क्या होती थी। इस चर्चा में आज हमारे बीच नंबरदार रवीश डेडा जी मौजूद है, जो ईस्ट दिल्ली सादतपुर गांव के निवासी है। आइए बातचीत करते हैं रवीश डेडा जी से। रवीश जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप नंबरदार होते क्या थे और नंबरदार क्यों लिखते हैं। सबसे पहले तो हरीश भाई आपका बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। नंबरदार होते क्या थे, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये शब्द बेसिकली नंबरदार नहीं था, ये लंबरदार था। और लंबर बोला जाता है ज़मीन के टुकड़े को। तो लंबरदार बेसिकली जमींदार होते थे। तो ये बाद में अंग्रेजी कल्चर आया और ये उसका बिगड़ता हुआ रूप आपके सामने नंबरदार ये आया है। ये तो हुए नंबरदार जी। पहले आपको लंबरदार बोला जाता था, लेकिन चलते चलते नंबरदार शब्द उपयोग में जी आने लगा। जी बिल्कुल। तो लंबरदार जो आप बता रहे हैं, ये किस प्रकार से आपको अलॉट होता था या मिलता था? जी, नंबरदार बेसिकली 5 या 7 या 3 ऐसे गांवों के चुने जाते थे, ऐसे चयनित होते थे ये। अब उन्हें चयन करने की जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि 5 या 7 जितने भी वो गांवों के चुने जाने थे, उन गांवों के जो प्रसिद्ध मुख्य व्यक्ति होते थे, जो जमींदार भी थे और इज्जतदार भी थे, उन लोगों को वो आपस में डिस्कस करके किसी एक बंदे को वहाँ से चयनित करके भेजते थे, उसे नंबरदार नियुक्त किया जाता था। और ये नंबरदार चयन करने की जो थी, उनके पास एक पर्टिकुलर ज़मीन भी होनी चाहिए कि इतनी ज़मीन उनके पास होनी चाहिए, तब नंबरदार नियुक्त होते थे। ज़मीन का कोई दायरा अलग अलग गाँवों के अलग अलग हिसाब से था। जैसे किसी गाँव में जमीन, छोटा गाँव है उसमें ज़मींदारी कम है तो उसमें कम ज़मीन अलॉट होती थी, जो ज़्यादा होते थे उन्हें ज़्यादा करनी पड़ती थी। और इस बात की आधिकारिक पुष्टि ब्रिटिश जो अधिकारी होते थे वो करते थे कि इस बंदे के पास इतनी ज़मीन है भी या ये एवं ही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी हमारे सुनने में आते हैं कि जैसे एक अपने गांव की चौधर ऊँची रखने के लिए या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए पूरे के पूरे गांव ने एक पर्टिकुलर बंदे के नाम पे पूरी ज़मीन कर दी और उसे अपने गांव से चयनित करके भेज दिया नंबरदार जी। नंबरदारी का असली कार्य क्या होता था? नंबरदारी का असली कार्य तो मुगल काल से चलते हैं। मुगल काल में दीवान नियुक्त होते थे। उनकी जो भूमि राजस्व प्रणाली थी, भूमि से कर इकट्ठा करने की जो उनकी प्रणाली थी जी, हाँ जी, भूमि राजस्व प्रणाली जो थी उनकी, उसमें ये टैक्स इकट्ठा करने के लिए मुगल काल के दौरान बादशाह दीवान को चुनता था। लेकिन दीवान अकेला ये कार्य करने में सक्षम नहीं था, तो उन्होंने अपने नीचे जमींदार अपॉइंट किए। तो वहाँ से जमींदारी चली आ रही है, वहीं से नंबरदार और लंबरदार शब्द की उत्पत्ति भी हुई और वहीं से पोस्ट बनी। अब हम आते हैं ब्रिटिश काल में। चाहे ब्रिटिश काल हो या मुगल काल हो, ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बना देती है नंबरदार की पदवी को, कि उस दौरान सरकार चलाने का जो महत्वपूर्ण जो जरिया था सबसे, वो भूमि का राजस्व ही था। जो भूमि कर इकट्ठा करते थे उसी से बेसिकली सरकार उनकी चलती थी। अर्थव्यवस्था का जो मेन रिसोर्स था वो यही था। और उसे इकट्ठा करने के लिए जो वो अपना बंदा चुनते थे उसे नंबरदार होता था। तो नंबरदार अपने आप में बहुत ऊंची पदवी तो थी ही, साथ ही साथ जितने गांवों को एक नंबरदार चुना जाता था, उतने गांवों की न्यायिक व्यवस्था की जो देखरेख थी वो भी अधिकार नंबरदार के अंतर्गत आते थे। चाहे वो आपसी डिस्प्यूट हो, छोटे मोटे, और एक पर्टिकुलर चालान का भी, जैसे इतने रुपए का कर या इतने रुपए का चालान या वो जो चीज़ें होती थी वो उसके अंदर आती थी। उसके आगे वो रेफर कर देते थे ब्रिटिश जज को जी। काफ़ी अच्छे रवीश जी। कितने गांव एक नंबरदारी के अंदर आते थे? अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब था। कहीं 3 गांव भी थे, कहीं 5, कहीं 7। तो 3, 5 या 7 गांव पे एक नंबरदार चुना जाता था जी जी। आज के समय में कहीं नंबरदारी सुनने में मिलती है, सब जैसे मैंने सुना है कि हरियाणा में और पंजाब में अभी भी नंबरदार नियुक्त होते हैं जी। ये बेसिकली पंजाब एक्ट के तहत ये नंबरदारी जो सिस्टम था ये चलता था। तो ये जहाँ पे पंजाब एक्ट लागू है, एक तो पंजाब में, और मेरे ख्याल हरियाणा में भी शायद अभी नंबरदारी चालू है। आज के समय में जो नंबरदार है जी, वो क्या प्रभाव रखते हैं आज की राजनीति में? देखिए, राजनीतिक प्रभाव तो आज की बात ये है कि अगर मैं अपनी ही बात करूं तो हम अभी भी इतनी स्थिति में मजबूत हैं। हम राजनीति में भी सक्रिय हैं, और जो पूरा परिवार हमारा डिसाइड करता है या हमारे जैसे हम गांव में अपने में बात रखते हैं तो वो बात मानी भी जाती है। और उसी के तहत आगे आने वाला जो हमारा विधायक है या काउंसलर है, जिसे हम इकट्ठा होकर अपने गाँव में या 2-4 गाँव में इकट्ठा होकर जो बात रखते हैं उसे वोट दी जाती है, वही विजयी होकर आता है। हमारे रिश्तेदारियाँ भी मजबूत जगह पे हैं। 200 से 300 बीघे उनके पास ज़मीन भी है, वो खेती भी कर रहे हैं, बिजनेस में भी सक्रिय हैं, राजनीति भी सक्रिय हैं, वो राजनीति में भी सक्रिय हैं। तो अभी मजबूत स्थिति में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी लोग अपने नाम के आगे या पीछे नंबरदार शब्द का यूज़ करते हैं अभी भी? जी, अब भी करते हैं।
मैं भी करता हूँ, मैं साहब, रवीश नंबरदार लिखता हूँ अपने आज नाम के के आगे। समय में मैंने सुना है कुछ हवेलियां होती थी, क्या वो आज भी बरकरार है या लुप्त हो चुकी है? और शिक्षा का स्तर जी में आप कहाँ तक आगे बढ़े हैं? जी, देखिए अगर मैं बात करूं हवेलियों की दिल्ली में, तो हवेलियां लगभग लुप्त ही हो गई हैं। जैसे जैसे शहरीकरण हुआ है, जैसे जैसे परिवार बढ़े हैं, तो हवेलियां तो एक परिवार के उस टाइम पे हिसाब से होती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे परिवार बढ़ते चले गए, शहरीकरण होता चला गया, तो हवेलियां को तोड़ के अब कोठियां बन गई हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने निशानियों के तौर पे, जैसे उनके वो दरवाजे होते थे, जो चीज़ें एंटीक उनमें होती थी, वो आज भी जिंदा रखी हैं दिखाने के लिए कि हमारे पास हवेलियाँ थीं जी। और शिक्षा की अगर मैं बात करूं, तो शिक्षा में भी नंबरदार परिवार जो थे वो अभी मतलब मजबूत स्थिति में है। मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, उनके 2 बेटे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं। मेरे चाचा जी का लड़का है वो बीपीटी कर रहा है, मेरी सिस्टर है वो वकील है, तो एक मेरा भाई टीचर है। तो मजबूत स्थिति में है, सक्रिय, मतलब अच्छा शिक्षा में भी हम आगे हैं बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पीछे पिछड़ रहे हैं, ना राजनीतिक रूप से पिछड़ रहे हैं, ना शिक्षा के रूप से पिछड़ रहे हैं, ना आर्थिक रूप से ही पिछड़े हैं। नंबरदार साहब, आपको हमारा चैनल दिल्ली इतिहास से कैसा लगता है, इसके बारे में हम 2 शब्द आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बेहतरीन चैनल है आपका, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैंने फॉलो भी कर रखा है। और इस चैनल पे जो आप इस चैनल के माध्यम से जिस प्रकार की जानकारियां दिल्ली देहात से के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रही हैं, ये जानकारियां वैसी हैं जो लगभग लुप्त होती जा रही हैं, जिनके बारे में नई पीढ़ी को नहीं पता है। और नई पीढ़ी जिसमें मैं भी हूँ, हम तक ये बात पहुँच रही है। जो इतिहास होता था हमारे पूर्वजों का, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई। ये थे रवीश नंबरदार जी आज हमारे बीच, जिन्होंने नंबरदारी के बारे में बहुत ही बारीकी से हमें समझाया। ऐसे ही कुछ और जानकारी के साथ देखते रहिए, बने रहिए। दिल्ली इतिहास से हरीश चौधरी मेरे साथ।